कल की क्लास में हमने असहयोग आंदोलन कैसे प्रारंभ हुआ, उसके क्या क्या कार्यक्रम थे, वो वाला पार्ट हमने पूरा कवर कर लिया था। फिर हमने माखनलाल चतुर्वेदी की गिरफ्तारी, ये सब वाला पार्ट देख लिया था। असहयोग आंदोलन का कुछ पार्ट और भी बचा है और उससे रिलेटेड पार्ट भी कुछ बचे हुए हैं, वो हम आज की क्लास में कवर करेंगे। जैसे कि उसके बाद रविशंकर शुक्ल की गिरफ्तारी, पंडित सुंदरलाल शर्मा की गिरफ्तारी, फिर यहाँ पर जो है फिर स्वराज पार्टी का गठन, ये सब पार्ट हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। तो चलिए चालू करते हैं आज की क्लास, और जो असहयोग आंदोलन का कुछ पार्ट बचा था उसको देख लेते हैं। तो असहयोग आंदोलन जब चल रहा था तो दुर्ग में भी कुछ घटनाएं घटित हुई थी, उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। 1921 में जो है पाटन में एक सभा का आयोजन किया जाता है। 1921 में पाटन में, जो कि दुर्ग क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वहां पर एक सभा का आयोजन किया जाता है जिसके अध्यक्ष रहते हैं तपस्वी सुंदरलाल। तपस्वी सुंदरलाल इसके अध्यक्ष रहते हैं। याद रखिएगा, पंडित सुंदरलाल शर्मा और तपस्वी सुंदरलाल अलग अलग है, ठीक है। तो तपस्वी सुंदरलाल जो रहते हैं इसके अध्यक्ष रहते हैं। और यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर के नेता जो रहते हैं महात्मा भगवान दीन का यहाँ पर भाषण होता है। क्लियर है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है 1921 पाटन दुर्ग में जो है एक सभा होती है, उस सभा की अध्यक्षता तपस्वी सुंदरलाल करते हैं, जहां पर महात्मा भगवान दीन का एक भाषण होता है। यहाँ पर जो रहते हैं, जो पाटन के मालगुजार रहते हैं दीनानाथ मिश्र जो रहते हैं, यहाँ पर एक कथन देते हैं, यानी जो अंग्रेजों की नीतियां हैं, अंग्रेजों की नीतियों को वो एक रामायण की पंक्ति के तहत बोल के बताते हैं कि अंग्रेजों की नीतियां इस तरीके की क्रूर नीति है, जिसको एक रामायण की पंक्ति के तहत वो बताने की कोशिश करते हैं। और वो पंक्तियां रहती, जानी ना जाई निशाचर माया। ये पंक्ति से जो है अंग्रेजों की क्रूर नीतियों को समझाने का प्रयास करते हैं पाटन के मालगुजार दीनानाथ मिश्र, ठीक है। तो ये पेपर में आने लायक क्वेश्चन है, कभी पेपर में पूछा जा सकता है कि रामायण की पंक्तियों के तहत अंग्रेजों की जो क्रूर नीति उसको किसने बताया था, तो दीनानाथ मिश्र ने बताया था। क्लियर है। इसके बाद जो है ये जो है इनके ऊपर ये लाइन का प्रयोग करने के कारण इनके ऊपर मुकदमा चलता है और इन पर जो है 500 रुपए का जुर्माना लगा दिया जाता है, यानी दीनानाथ मिश्र के ऊपर 500 रुपए का जुर्माना लगता है। इसके बाद जो है 1921 में ही दुर्ग के डिप्टी कमिश्नर या डिप्टी कलेक्टर रहते हैं, जिनका नाम रहता है डोनाल्ड। जैसे मैंने बताया था कमिश्नर और कलेक्टर एक ही टाइप के चल रहे थे, हम पढ़े भी थे, ठीक है। तो जो दुर्ग के डिप्टी कमिश्नर डिप्टी कलेक्टर रहते हैं डोनाल्ड, उनका दौरा बनता है नवागढ़ जाने का, ठीक है। तो डोनाल्ड जो जाते हैं वो नवागढ़ के दौरे के लिए उनका प्लान बनता है, तो नवागढ़ जाने ही रहते हैं। तो वहां पर जो है बीच में एक गांव पड़ता है अंधियारखोर, ठीक है, जो कि बेमेतरा के आसपास था। अंधियारखोर ग्राम के जो मालगुजार रहते हैं भगवती प्रसाद मिश्र को ये जानकारी लगती कि डोनाल्ड जो है इस रास्ते से जो है वो नवागढ़ जा रहे हैं। तो अंधियारखोर ग्राम में क्या करते हैं भगवती प्रसाद मिश्र, जो कि वहां के मालगुजार रहते हैं, वहां पर खंबा गड़वाते हैं और खंबे में जो है अंग्रेजों का विरोध करने के लिए क्या करते हैं, काले कंबल लटकवा देते हैं, ठीक है। यानी जैसे ही डोनाल्ड जो अंधियारखोर ग्राम से होकर गुजरने लगता है तो देखते हैं कि खंबे गड़े हुए लकड़ी के, और उसमें जो है काले कंबल जो है उसके विरोध के लिए लटकाए गए हैं। और रास्ते में ही जो भगवती प्रसाद मिश्र रहते हैं वो डोनाल्ड की यात्रा को काला झंडा भी दिखाते हैं, ठीक है। तो ये जो है उनका काला झंडा दिखाकर उनका विरोध किया जाता है यहाँ पर। तो ये भगवती प्रसाद मिश्र को काला झंडा दिखाने के कारण जो है उनके ऊपर 50 रुपए का जुर्माना लगा दिया जाता है। क्लियर है। तो ये था कुछ दुर्ग की क्रांतिकारी गतिविधि, जिसका वर्णन आपको नॉर्मल बुकों में नहीं मिलेगा, लेकिन इससे पेपर में क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि भगवती प्रसाद मिश्र आप आगे जब पढ़ेंगे जेल पत्रिका, उसमें भी भगवती प्रसाद मिश्र का उल्लेख आएगा। दीनानाथ मिश्र पाटन मालगुजार, इनका भी उल्लेख हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहां से आपको पता चलना चाहिए कि ये दोनों जो है वो दुर्ग बेमेतरा के आसपास के ही रहने वाले हैं, ताकि अगर कभी क्वेश्चन आता है कि कौन सा व्यक्ति कौन से जिले का रहने वाला था या कहाँ का रहने वाला था, आप मैच कर पाए उसको, ठीक है। आगे हम देखते हैं यहाँ पर सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह, जो कि हुआ था धमतरी में जनवरी 1922। मेन रूप से चालू तो जनवरी के पहले सप्ताह से हो गया था। 21 जनवरी 1922 को ये प्रमुख दिवस के रूप में इसमें माना जाता है। तो आपको पेपर में सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह कब हुआ, तो जनवरी 1922 में हुआ था। कौन से आंदोलन के साथ हुआ था, असहयोग आंदोलन के साथ हुआ था।
हमारे यहाँ जितने भी जंगल सत्याग्रह हुए हैं, चाहे गट्टा सिल्ली देखें, रुद्री देखें, तमोरा देखें, सब सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय हुआ था। लेकिन एकमात्र जंगल सत्याग्रह जो असहयोग आंदोलन के साथ हुआ है वो है सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में पहला जंगल सत्याग्रह कौन सा था? तो छत्तीसगढ़ का पहला जंगल सत्याग्रह था सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह। यह हुआ है धमतरी के सिहावा नगरी क्षेत्र में जनवरी 1922 में। एक्चुअल में यहाँ पे क्या होता है कि जो अंग्रेजों के द्वारा जंगलों में आदिवासियों से काम करवाया जाता था, तो उस काम के बदले आदिवासियों को जो है कोई भी पैसा नहीं दिया जाता था, वेतन नहीं दिया जाता था, यानी बेगारी प्रथा के तहत उनको काम करवाया जाता था। और अगर वेतन दिया भी जा रहा था किन्हीं लोगों को तो बहुत कम वेतन दिया जा रहा था। ठीक है, तो ये जो अंग्रेजों के द्वारा आदिवासियों का शोषण किया जा रहा था उसके विरोध में जो है सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह प्रारंभ किया जाता है, जिसके प्रमुख नेता रहते हैं श्यामलाल सोम, पंचम सिंह, मुंडरा ठाकुर, बाली ठाकुर और विश्वंभर पटेल। फिर से मैं बोल रहा हूं, सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह के जो प्रमुख नेता रहते हैं श्यामलाल सोम, पंचम सिंह, मुंडरा ठाकुर, बाली ठाकुर और विश्वंभर पटेल। तो जो भी मैंने यहाँ पर नाम बताया, ये जो सत्याग्रह आश्रम की स्थापना हुई थी पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा रायपुर में, उससे ये वहां पर ट्रेनिंग लेकर, जितने लोग भी मैंने यहाँ पर बताया सब ट्रेनिंग लिए हुए थे सत्याग्रह आश्रम से। अब यहाँ पर क्या होता है, अब ये सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह प्रारंभ होता है, ये सभी जो नेतागण है ये सत्याग्रह प्रारंभ करते हैं और सत्याग्रह हम कर रहे हैं इसकी सूचना जो है मौखिक रूप से ब्रिटिश अधिकारियों को भी दे दी जाती है। यानी सत्याग्रह प्रारंभ करने से पहले हम ये तारीख से सत्याग्रह प्रारंभ करेंगे, इसकी सूचना जो है ब्रिटिश अधिकारियों को दे दी जाती है। तो सत्याग्रह के तीसरे दिन जो होता है ब्रिटिश अधिकारी और पुलिस जो है वो इस जंगल में पहुंच जाती है। इस समय जो आईसीएस अधिकारी रहते हैं उनका नाम रहता है बेली। बेली जो है यहाँ पर धमतरी सर्कल के इंस्पेक्टर जनार्दन प्रसाद के साथ जो है यहाँ पर पहुंचते हैं सत्याग्रह के स्थल में। और यहाँ पर सत्याग्रह बंद कराने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, सभी जो घर रहते हैं, जो धमतरी के आसपास के, सिहावा के आसपास के जो नेतागण हैं उनके घर, उनके गांव के जितने लोग हैं, सबके घरों की तलाशी प्रारंभ कर देते हैं। और उनके घरों में जो है, क्योंकि यहाँ पे सत्याग्रही का कार्यक्रम क्या था कि वो आरक्षित वनों से जो है लकड़ी काट कर जो है ले जा रहे थे अपने घर। ठीक है, यानी वन कानून का उल्लंघन कर रहे थे सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह के अंतर्गत नेतागण। तो यहाँ पर क्या किए, जो ब्रिटिश अधिकारी हैं वो सभी के लोगों के घर की चेकिंग करना प्रारंभ कर दिए और जो लोगों की खुद की भी लकड़ी थी घर में पड़ी हुई, उसको भी जो है आरक्षित वन की लकड़ी बताकर जो है उनके ऊपर केस ठोकना चालू कर दिए और उनके ऊपर जुर्माना लगाना चालू कर दिए। और जो है अंग्रेजों का विरोध कर रहा था तो उनको जो आईसीएस अधिकारी बेली थे वो उनको कोड़े से मारना भी प्रारंभ कर दिए थे, बेल्ट से मारते थे, कोड़ों से। तो ये जो है यहाँ पर अत्याचार जो है ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा प्रारंभ हुआ और घर को खाली कराने के बहाने महिलाओं से छेड़छाड़ भी ब्रिटिश अधिकारी करने लगे। ठीक है, तो ये जंगल सत्याग्रह धीरे धीरे बढ़ने लगा और जो है यहाँ पर जितने भी प्रमुख नेता थे जो ये कर रहे थे, इन सबको गिरफ्तार करना प्रारंभ कर दिया गया। ठीक है, फिर उतने समय यहाँ पर जो बाकी धमतरी के प्रमुख नेता जैसे सुंदरलाल शर्मा, नत्थूजी जगताप, नारायण राव मेघावले, ये सब कहाँ गए हुए थे? इस समय जो था दिसंबर 1921 में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था अहमदाबाद में, तो वो कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में भाग लेने अहमदाबाद गए हुए थे। इसी के लिए वो अभी तक वापस नहीं आए थे और उसी के बीच में सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह जनवरी 1922 में प्रारंभ हो गया था। इसी के लिए तो जो ये नेतागण आप देख रहे हैं, स्थानीय नेता, वो इसका सत्याग्रह का नेतृत्व कर रहे हैं, बड़े नेताओं का नाम नहीं था। तो जब वहां से अहमदाबाद अधिवेशन से भाग लेकर बड़े नेता सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेघावले, नत्थूजी जगताप ये जब वापस आते हैं तो उनको इस बात की सूचना लगती है कि सिहावा क्षेत्र में जो है पुलिस के द्वारा अत्याचार किया जा रहा है, क्योंकि सिहावा क्षेत्र के जो आदिवासी हैं वो उन्होंने जंगल सत्याग्रह को प्रारंभ किया था। तो यहाँ पर जो है तुरंत नारायण राव मेघावले, सुंदरलाल शर्मा, नत्थूजी जगताप और मोहम्मद अब्दुल कासिम के नेतृत्व में क्या होता है, इनको मोहम्मद अब्दुल करीम भी बोलते थे ना, याद रखना, कहीं कहीं पे कासिम लिखा रहता है, कहीं कहीं पे करीम लिखा रहता है, तो मोहम्मद अब्दुल करीम भी इनका नाम आ सकता है। तो इन लोग क्या करते हैं, जो धमतरी के आसपास जितने भी कांग्रेसी स्वयं सेवक रहते हैं उनका एक दल तैयार करते हैं और साथ ही साथ जो राष्ट्रीय स्कूलों में जो छात्र पढ़ते हैं उनका ग्रुप तैयार करके जो है सिहावा नगरी भेजते हैं सपोर्ट करने के लिए इस सत्याग्रह को। और वहां पर ये खुद भी जाते हैं
और वहां पर जाकर आदिवासियों को समझाने का ये प्रयास करते हैं, देखिए जो आपने सत्याग्रह चालू किया है उसकी परमिशन ना तो जो प्रांत की कांग्रेस समिति है उसने दिया है, ना मतलब आपने सत्याग्रह प्रारंभ करने से पहले ना तो प्रांतीय कांग्रेस समिति से पूछा है, ना अखिल भारतीय कांग्रेस समिति से पूछा है, क्योंकि अभी तक उनकी परमिशन हमको प्राप्त नहीं हुई है कि सत्याग्रह को प्रारंभ करना है कि नहीं। तो जब तक उनकी परमिशन प्राप्त नहीं हो जाती तब तक आप इस सत्याग्रह को स्थगित कर दीजिए। तो यहां पर जो है जो स्थानीय नेता रहते हैं और जो स्थानीय लोग रहते हैं वो इनकी बातों को मानते हैं और इस सत्याग्रह को स्थगित कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि जो आदिवासी थे वही तो ब्रिटिश अधिकारियों के घर में जाकर जो है रसोइये का काम कर रहे थे, बढ़ई का काम कर रहे थे, माली का काम कर रहे थे, तो ब्रिटिश अधिकारी इन आदिवासियों को वापस बुलाते हैं कि आप अपने काम पर लग जाइए आकर, लेकिन वो आदिवासी काम करने से मना कर देते हैं। तो अधिकतर ब्रिटिश अधिकारियों को उस समय खाना बनाने नहीं आता रहता और ये आदिवासी महिलाएं जाकर वहां खाना बनाने का काम करती थी। तो वहां पर जब उनको देखते हैं कि हमको हमारे यहाँ तो कोई काम करने नहीं आ रहा है, तो जो ये बेगारी प्रथा वो यहाँ पर चला रहे थे वो उनके ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बेगारी प्रथा को बंद कर दिया जाता है और एक न्यूनतम मजदूरी पर जो है इन आदिवासियों को काम पे रखा जाता है, वनों पे भी और अपने घरों पे भी। ठीक है, तो ये था पूरा सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह, जिसके प्रमुख नेता थे श्यामलाल सोम, पंचम सिंह, मुंडरा ठाकुर, बाली ठाकुर, विशंबर पटेल और आईसीएस अधिकारी बेली और सर्किल इंस्पेक्टर थे जनार्दन प्रसाद। और अहमदाबाद अधिवेशन के बाद इस आंदोलन को शांत कराने में प्रमुख भूमिका निभाई थी सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेघाले, नथुजी जगताप और मोहम्मद अब्दुल करीम या मोहम्मद अब्दुल कासिम। क्लियर है। अब अगला हम देखते हैं यहाँ पर क्या होता है, असहयोग आंदोलन चलता रहता है। इसी बीच फरवरी 1922 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के निकट चौरी चौरा नामक ग्राम में जो है घटना घटित हो जाती है। एक्चुअल में असहयोग आंदोलन के समर्थन में वहां एक जुलूस निकाला जाता है, जिसमें स्थानीय लोग जो है मसाल लेकर जो है वो जुलूस को निकालते हैं। इस जुलूस में एक व्यक्ति पीछे छूट जाता है और क्योंकि जुलूस के किनारे जो है वहां पर पुलिस भी खड़े रहती है, तो वो जो व्यक्ति पीछे छूट जाता है पुलिस उसको पकड़कर उसके ऊपर अत्याचार करती है। वो जैसे तैसे पुलिस के चंगुल से छूटकर भागता है और अपने जुलूस में शामिल होता है और जुलूस के लोगों को बताता है कि मेरे ऊपर उन लोग ने ये प्रताड़ना की है। तो जो जुलूस मसाल लेकर निकलता रहता है वो अचानक वापस आ जाता है और जो पुलिस थाने के लोग जो वहां पर प्रताड़ित किए थे उस व्यक्ति को, वो सब जुलूस को देखकर पुलिस थाने में छुप जाते हैं। तो जो भीड़ रहती है वो मसाल तो पकड़ी हुई रहती है, वो जाकर उस पुलिस थाने को जला देती है। तो जो पुलिस थाने में जो पुलिस ऑफिसर रहते हैं, वो हवलदार रहते हैं, वो सब जलकर मर जाते हैं, क्योंकि गांधी जी का निर्णय था कि आंदोलन पूरी तरीके से अहिंसात्मक रहेगा और यहाँ पर हिंसा हो जाती चौरी चौरा घटना के कारण। इसलिए गांधी जी जो है बारदोली प्रस्ताव लाते हैं और बारदोली प्रस्ताव के तहत असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया जाता है, यानी असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया जाता है। तो असहयोग आंदोलन के कारण जो है, क्योंकि ये सब घटना हुई थी और भारत में बहुत सारे जगहों पर छुटपुट हिंसात्मक घटनाएं भी दिखने में आई थी, तो गांधी जी को इसका अपराधी मानते हैं अंग्रेज और यहाँ पर जो है 12 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है, तो 12 मार्च 1922 को चौरी चौरा घटना का अपराधी मुख्य रूप से गांधी जी को मानकर जो है गांधी जी को यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो गांधी जी की गिरफ्तारी के विषय में छत्तीसगढ़ में एक अनोखी घटना देखने के लिए मिलती है, जो कभी अभी तक पेपर में नहीं आई, लेकिन आने वाले समय में आप जरूर इस क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पर एक्चुअल ये होता है कि गांधी जी की जब गिरफ्तारी होती है तो बिलासपुर में गांधी जी की गिरफ्तारी के विरोध में एक जुलूस टाइप का निकलता रहता है। तो उस जुलूस में एक मुस्लिम व्यक्ति रहते हैं जिनका नाम रहता है महबूब बेग। महबूब बेग जो रहते हैं एक मुस्लिम व्यक्ति, वो इस जुलूस में गांधी टोपी पहनकर निकलते हैं। जैसे गांधी जी टोपी लगाते थे, वो भी गांधी टोपी पहनकर इस जुलूस में शामिल होते हैं। कांग्रेस स्वयं सेवी रहते हैं वो। तो वहां पर जो है बिलासपुर के डीएसपी जो रहते हैं मिस्टर सिम्किंस जो रहते हैं, वो इस महबूब बेग की गांधी टोपी को पकड़कर उतारते हैं और उसको जला देते हैं और वहां पर बोलते हैं जिस तरीके से तुम्हारा गांधी जला है उस तरीके से ही तुम्हारी ये टोपी जल रही है। ठीक है, या उसको उनके कहने का मतलब ये रहता है क्योंकि गांधी जी गिरफ्तार हो गए रहते हैं तो अब वो जेल से कभी छूट कर आएंगे नहीं, उनका मानना ये रहता है।
ब्रिटिश अधिकारी का। तो इसी के लिए जो है इस तरीके की टिप्पणी करते हैं, गांधी के जैसे, गांधी जिस तरीके से तुम्हारा जला उस तरीके से तुम्हारी ये टोपी, गांधी टोपी भी जल रही है। ठीक है, तो ये एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना यहाँ पर होती है, जिसकी निंदा करते हैं माखनलाल चतुर्वेदी, जो जबलपुर से उनकी पत्रिका प्रकाशित होती थी कर्मवीर। कर्मवीर में माखनलाल चतुर्वेदी इस घटना की निंदा करते हैं, और जितने भी पत्रिकाएं उस समय छपती, सब में इस घटना की निंदा की जाती है। तो आपसे पूछा जा सकता है, गांधी टोपी जलाने वाली जो घटना है बिलासपुर में घटित हुई थी। बिलासपुर में जो है महबूब बेग नाम के व्यक्ति की गांधी टोपी जलाई गई थी। क्लियर है? तो ये है आपका असहयोग आंदोलन में गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद की जो घटना थी। ठीक है, अब हम देखते हैं इसी समय जो है असहयोग आंदोलन जब वापसी की घोषणा हो जाती है, तो इसी के समय जो है रायपुर जिला राजनीतिक परिषद का सम्मेलन मई 1922 में होता है। कहीं कहीं बुक में मार्च 1922 लिखा है, लेकिन एक्चुअल में यह अधिवेशन होता है मई 1922 में। क्लियर है? तो रायपुर जिला राजनीतिक परिषद सम्मेलन मई 1922। यहां पर क्या है, ये तय किया जाता है इस सम्मेलन में कि इस सम्मेलन में जो अंदर प्रवेश करने के लिए पास बांटे जाते हैं। ठीक है, जो प्रमुख लोग रहते हैं सबको निःशुल्क पास दे दिया जाता है, और इसके अलावा जो भी व्यक्ति इस सम्मेलन में भाग लेना चाहता है वो टिकट लेकर प्रवेश कर सकता था। यानी कांग्रेस समिति पास भी बांटती है अपने लोगों को कि आप निःशुल्क इस सम्मेलन में भाग ले लें, और इसके अलावा जो रहते हैं प्रमुख कुछ लोगों के लिए जो जिनको पास नहीं मिला रहता, अगर वो भी इस सम्मेलन में भाग लेना चाहते हैं तो वो टिकट खरीदकर सम्मेलन में भाग ले सकते हैं। इस सम्मेलन का मुख्य रूप से जो असहयोग आंदोलन की हुआ था, तो असहयोग आंदोलन ठीक से हुआ कि उसमें क्या कमी थी या उसको और कैसे बेहतर करके अगले बार कुछ आंदोलन कर सकते हैं, वो सब में डिस्कशन करने के लिए सम्मेलन बुलाया गया था। तो यहाँ पर जो है इस सम्मेलन के जो अध्यक्ष रहते हैं उमाकांत बलवंत घाटे रहते हैं, और इस सम्मेलन के स्वागताध्यक्ष रहते हैं पंडित रविशंकर शुक्ल। पंडित रविशंकर शुक्ल स्वागताध्यक्ष, और अध्यक्ष रहते हैं उमाकांत बलवंत घाटे। तो यहाँ पर जो है जो इस समय रायपुर के जो प्रमुख रूप से जिलाधीश थे, जिनका नाम था क्लार्क, और पुलिस कप्तान थे जोन्स। तो क्लार्क और जोन्स जो रहते हैं वो भी अपने 5 पुलिसकर्मी जो टोटल रहते हैं, इनको मिलाकर जो है ये 2 और 3 अन्य पुलिसकर्मी रहते हैं। ये 5 लोग जो है इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए पहुंचते हैं, और इस सम्मेलन में जब वो भाग लेने पहुंचते हैं तो उस समय जो कांग्रेसी स्वयंसेवक रहते हैं उनकी 3 रो रहती है, 3 पंक्ति बने रहती है, जिसको क्रॉस करके ही सम्मेलन में प्रवेश किया जा सकता था। तो जो पहली पंक्ति में रहते थे उसमें पंडित रविशंकर शुक्ल क्योंकि स्वागताध्यक्ष थे, और वामन राव लाखे रहते थे, जिसमें जिनके पास निःशुल्क वाला पास था उनको ऐसे ही अंदर दे दिया जाता था जाने के लिए, और जो बाकी लोग थे वो टिकट दिखाकर अंदर जाते थे। तो जो यहाँ पर क्लार्क और जोन्स रहते हैं वो भी अंदर जाने का प्रयास करते हैं। तो पंडित रविशंकर शुक्ल और वामन राव लाखे जो पहली पंक्ति में खड़े रहते हैं वो इनको रोक लेते हैं, और यहां से उनको बोलते हैं कि आप अपनी टिकट दिखाइए, टिकट नहीं है तो आप टिकट लीजिए और अंदर प्रवेश कीजिए। तो यहां पर जो है वामन राव लाखे जो रविशंकर शुक्ल को क्लार्क और जोन्स जो रहते हैं उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि हम टिकट लेकर नहीं जाएंगे, आप हमको 5 निःशुल्क पास दो, हम 5 निःशुल्क पास लेकर अंदर जाएंगे। लेकिन रविशंकर शुक्ल मानते नहीं और इनको अंदर जाने नहीं देते। तब जो पुलिस साथ में आई रहती इनके, रविशंकर शुक्ल को हथकड़ी बांधती है और हथकड़ी बांधकर रायपुर जेल में ले जाती है। तो क्योंकि यहाँ पर अचानक से एक घटना हो जाती है, तो जो सम्मेलन रहता है वो उस दिन के लिए टाल दिया जाता है, और उसको अगले दिन के लिए मीटिंग रख दी जाती है। उस दिन को टाल के अगले दिन मीटिंग का समय तय कर दिया जाता है। तो यहाँ पर जो है पूरा तकरीबन जो है 2000-3000 लोग कोतवाली पहुंच जाते हैं, जहां रविशंकर शुक्ल को बंद करके रखा जाता है, और कोतवाली में प्रवेश करने का अंदर प्रयास करते हैं। स्थिति इतनी गंभीर हो जाती है कि कभी भी पुलिस जो है वो गोली चला सकती थी। तब माधवराव सप्रे, वामन राव लाखे जैसे प्रमुख नेता जो है वो लोगों को समझाते हैं कि हम वापस चलते हैं, हमारा कल सम्मेलन होगा, तो हम उसमें उस सम्मेलन की तैयारी करते हैं, फिर हम सोचेंगे कि हमको रविशंकर शुक्ल को कैसे निकालना है बाहर। तो अगले दिन जो रहता है कांग्रेसी स्वयं सेवकों की एक रैली निकलती है रविशंकर शुक्ल की गिरफ्तारी के विरोध में। अगले दिन मॉर्निंग में
गांधी चौक में जो होता है एक भाषण होता है। इस गांधी चौक के भाषण में माखनलाल चतुर्वेदी मुख्य रूप से भाषण देते हैं और यहाँ पर माधवराव सप्रे जो रहते हैं वो लोगों को पूछते हैं कि कौन कौन जो है अगली बार जो है ऐसे इन अधिकारियों को रोकने के लिए हमारे साथ तैयार रहेगा और जो है हम भी जेल जाएंगे, मतलब हम अधिकारियों को रोकेंगे तो वो हमको भी जेल में डालेंगे, तो कौन कौन तैयार रहेगा। तो 200 लोग जो है यहाँ पर तैयार हो जाते हैं मुख्य रूप से माधवराव सप्रे के साथ रास्ता रोकने के लिए। इसमें से जो प्रमुख नाम हम आगे चलकर पढ़ेंगे वो है द्वारिका प्रसाद मिश्र का, जो कि उस समय छत्तीसगढ़ कॉलेज के एक छात्र रहते हैं। छत्तीसगढ़ कॉलेज मतलब वहां पे एक कॉलेज रहता है जिसको उस समय छत्तीसगढ़ कॉलेज के नाम से जाना जाता था। ऐसा उस समय कोई बड़ा नहीं था, तो ये आगे चलकर जो है राष्ट्रीय आंदोलन, क्योंकि छत्तीसगढ़ कॉलेज तो बाद में बनेगा, तो वहां पे छत्तीसगढ़ में उस समय एक ही कॉलेज था, उसमें रहते हैं ये। ठीक है, तो द्वारका प्रसाद मिश्र जो रहते हैं उस समय छात्र रहते हैं, वो भी इस 200 लोगों में साइन करते हैं माधवराव सप्रे के साथ जो है प्रवेश करने के लिए, मतलब उनको रोकने के लिए। तो यहाँ पे अगले दिन मीटिंग होती है और अगले दिन माधवराव सप्रे रहते हैं उनको पहली पंक्ति में। तो फिर से क्लार्क जोन्स और उनके अधिकारी आते हैं कि हमको इस सम्मेलन में जाने दिया जाए। माधवराव सप्रे बोलते हैं कि हम इस सम्मेलन में आपको जाने नहीं देंगे, मेरे पास ये अधिकार नहीं कि मैं आपको अंदर जाने दूं, तो आप जो है हमारे गवर्नर से बात कर लो। तो वहां पर क्लार्क पूछता आपका गवर्नर कौन है, तो वो बताते कि हमारा गवर्नर अभी ई राघवेंद्र राव है, आप उनसे पूछ लीजिए। तो ये जो ब्रिटिश अधिकारी रहते हैं वो ई राघवेंद्र राव को बुलाने के लिए एक संदेश अंदर भेजते हैं, लेकिन ई राघवेंद्र राव बोलता है मैं अपने कामों में इतना व्यस्त हूं, मैं आपसे मिल नहीं सकता। तो अंततः जो ब्रिटिश अधिकारी रहते हैं वो हार मानकर टिकट लेते हैं और इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए अंदर जाते हैं। तो ये जो पूरी घटना रहती है, इस घटना को गांधी जी ने अपनी पत्रिका नवजीवन में प्रकाशित किया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि जो रायपुर जिला राजनीतिक परिषद का सम्मेलन था उसको गांधी जी ने अपनी पत्रिका नवजीवन में प्रकाशित किया था। आगे चलकर नवजीवन का नाम बदल के हरिजन रख दिया जाता है पत्रिका का। क्लियर है, तो ये पत्रिका, ये जो पूरा वाक्य है इसका वर्णन नवजीवन में किया गया था। और क्योंकि अब वो मीटिंग में भी शामिल हो गए हैं, अब रविशंकर शुक्ल को गिरफ्तार करके रखने का कोई कारण नहीं रहता, इसलिए 2 दिन बाद रविशंकर शुक्ल को भी जेल से रिहा कर दिया जाता है। क्लियर है, लेकिन यहाँ पर जब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब पंडित रविशंकर शुक्ल को गिरफ्तार किया जाता है तो उनकी गिरफ्तारी के विरोध में जो है 16 लोग जो विशेष सशस्त्र बल के सिपाही रहते हैं, 16 सिपाही जो विशेष सशस्त्र बल के रहते हैं, वो पंडित रविशंकर की गिरफ्तारी के विरुद्ध में त्याग पत्र दे देते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है कि ये 16 लोग अपना त्याग पत्र देते हैं रविशंकर शुक्ल की गिरफ्तारी के विरोध में। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, नवजीवन में ये प्रकाशित हुआ है रायपुर जिला राजनीतिक परिषद का सम्मेलन, पंडित रविशंकर शुक्ल की गिरफ्तारी। अगला हम देखते हैं कि 1922 में ही जो है कांग्रेस के प्रचार के लिए जो है कुछ प्रमुख नेता छत्तीसगढ़ के दौरे में आते हैं, जैसे राजेंद्र प्रसाद, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, तपस्वी सुंदरलाल, ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान और सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, तपस्वी सुंदरलाल, ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान और सुभद्रा कुमारी चौहान, ये सब छत्तीसगढ़ के दौरे में आते हैं। और इस समय वो धमतरी भी जाते हैं, जितने लोग आते हैं। और धमतरी में जो है ठाकुर डोमार सिंह या दाऊ डोमार सिंह के नाट्यगृह में इनका भाषण होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जब ये नेता कांग्रेस के प्रचार में जब छत्तीसगढ़ आते हैं तो धमतरी जाते हैं, धमतरी में दाऊ डोमार सिंह के नाट्यगृह में इनका एक भाषण भी होता है सभी नेताओं का। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला हम देखते हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा की गिरफ्तारी। अब जैसे देखिए यहाँ पर क्या होता है, जब सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह खत्म होता है तो सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह में करने के लिए उकसाने के आरोप में 2 नेताओं को गिरफ्तार किया जाता है, सुंदरलाल शर्मा और नारायणराव मेघावाले। आपको एक चीज और बता दूं, नारायणराव मेघावाले का एक्चुअल नाम था नारायणराव फडणवीस। ठीक है, नारायणराव फडणवीस नारायणराव मेघावाले का एक्चुअल नाम था, क्योंकि वो मेघा के रहने वाले थे इसलिए उनको नारायणराव मेघावाले कहते थे। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में उनका नाम था नारायणराव फडणवीस। अब यहाँ पर जो रहता है पंडित सुंदरलाल शर्मा की गिरफ्तारी होती है कि वो सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह को करने के लिए लोगों को उकसाए थे, तो इस आरोप में पंडित सुंदरलाल शर्मा और नारायणराव मेघावाले की गिरफ्तारी होती है मार्च 1922 में। ठीक है, और उनको गिरफ्तार करके जो है अदालत में पेश किया जाता है मई 1900 अदालत में पेश किया जाता है बैजनाथ पांड्या की। या बैजनाथ पांड्या वही है जो कि भूमकाल के विद्रोह के समय जो है बस्तर के दीवान रहते हैं। उसके बाद इनकी पोस्टिंग रायपुर में कर दी जाती है।
तो पंडित सुंदरलाल शर्मा और नारायण राव मेघावाले को पेश किया जाता है बैजनाथ पांड्या की अदालत में। तो बैजनाथ पांड्या की अदालत मई 1922 में पंडित सुंदरलाल शर्मा और नारायण राव मेघावले को सजा सुनाती है और उनकी सजा रहती है, सुंदरलाल शर्मा को 1 वर्ष के कठोर कारावास की सजा मिलती है और नारायण राव मेघावाले को 8 माह के कठोर कारावास की सजा मिलती है। तो जैसे ही ये सजा सुनाते हैं और जेल लेकर जाते रहते हैं इन नेताओं को, तो पंडित रविशंकर शुक्ल क्या करते हैं, सुंदरलाल शर्मा और नारायण राव मेघावले का पुष्पहार से सब स्वागत करते हैं। या बोल लीजिए पंडित रविशंकर शुक्ल को पुष्पहार से सुसज्जित, यानी पंडित रविशंकर शुक्ल सुंदरलाल शर्मा और नारायण राव मेघावले को पुष्पहार से सुसज्जित करते हैं जब वो जेल जाते रहते हैं। ठीक है, अदालत के फैसले के बाद। इस समय 2 लोगों को और जेल होती है, अन्य कारणों से होती अपने अपने क्षेत्र में। वो थे मौलाना अब्दुल रऊफ और भगवती प्रसाद मिश्र। मौलाना अब्दुल रऊफ और भगवती प्रसाद मिश्र जो हमने यहाँ पर पढ़ा था। ठीक है, तो इनको भी जेल होती है और ये चारों को रखा जाता है रायपुर जेल लाकर। ठीक है, तो रायपुर जेल में ये चारों को रखा जाता है। तो जब रायपुर जेल में रखा जाता है तो रायपुर जेल में अंदर रहते हुए पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा एक पत्रिका का भी प्रकाशन किया जाता है। वो पत्रिका हस्तलिखित रहती है, यानी हाथों से लिखी हुई पत्रिका रहती है, जिसको बोला जाता है श्री कृष्ण जन्म स्थली पत्रिका, क्योंकि श्री कृष्ण का जन्म जेल में हुआ था, इसी के लिए इस पत्रिका को जेल पत्रिका के नाम से जाना जाता है, जो कि एक द्विमासिक पत्रिका थी, यानी जेल में हर दूसरे महीने प्रकाशित की जाती थी। क्योंकि पंडित सुंदरलाल शर्मा को 1 वर्ष की सजा हुई थी, तो 6 इंटू 2 कर लीजिए, यानी 1 साल तक ये पत्रिका प्रकाशित होती रही। और इस पत्रिका के 6 अंक आए, 6 अंक इंटू 2 कर लीजिए, 1 साल ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो द्विमासिक पत्रिका थी, 6 अंक प्रकाशित हुए। तो इस पत्रिका का जो 5वां अंक था, या ठीक है, यानी 5वां जो उसका एडिशन था, उसमें जो है पुलिस द्वारा भगवती प्रसाद मिश्र को प्रताड़ित करते हुए ले जाने का चित्र उन्होंने मुख्य पेज में छापा था। ठीक है, तो 5th अंक में पुलिस द्वारा भगवती प्रसाद मिश्र को प्रताड़ित करते हुए ले जाने का चित्र, प्रताड़ित करते थे जेल में, तो वो चित्र अपनी पत्रिका के फ्रंट पेज में छापा था, खुद बनाकर। वो थे सुंदरलाल शर्मा जेल पत्रिका में। तो आपसे पूछा जा सकता है किसका चित्र था, तो भगवती प्रसाद मिश्र का चित्र था। क्लियर है कि जेल पत्रिका में टोटल कितने पेज थे, 18 पेज। हर जेल पत्रिका में 18 पेज रहते थे, ये भी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो है 5th अंक में ही, क्योंकि नारायण राव मेघावले और जो पंडित नारायण राव मेघावले और भगवती चरण शुक्ल जो है जेल से रिहा होते हैं, तो उनके भी चित्र जो रहते हैं वो जो छूटने पर जेल पत्रिका में अपनी उनको भी बताने स्वागत करते हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा की जेल पत्रिका में। वो ये बताते हैं कि नारायण राव मेघावले और भगवती प्रसाद मिश्र जेल से रिहा हो रहे हैं, तो उनके भी अभिनंदन करते हैं कि आपको जेल से अपनी सजा जो है जेल में बहुत अच्छे से काटी। वो सब चीजें भी वो अपनी जेल पत्रिका में बताते थे। तो जेल पत्रिका में मुख्य रूप से साहित्य भी छापते थे और जेल के अंदर की जो खबरें रहती थी वो भी अपनी पत्रिका में छापते रहते थे पंडित सुंदरलाल शर्मा। तो जब 2-3 उनके अंक चालू हो गए, जेल पत्रिका बाहर जाने लगे, तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो है इनको कॉपी और पेन देना बंद कर दिया गया। तो ये जैसे तैसे करके कॉपी और पेन का जो है जुगाड़ करते थे और उसमें जो है अपने लेख लिखा करते थे। क्लियर है, तो ये है पूरी जेल पत्रिका जो कि पंडित सुंदरलाल शर्मा जेल में रहते हुए 1922 में निकाले थे। क्लियर है, तो यहां पर जो है मई 1922 में उसका पहला अंक छपा था, ये भी बोल सकते हैं। अगला जो देखते हैं, असहयोग आंदोलन में महिलाओं की भूमिका। तो असहयोग आंदोलन में हमने अंजुमन बेगम जो है, अंजुमन बेगम उनका नाम पढ़ा था खादी सप्ताह के दौरान। तो कुछ और महिलाएं थी असहयोग आंदोलन के दौरान जिनका नाम पढ़ लेते हैं, भागीरथी बाई और रुक्मणी बाई। भागीरथी बाई और रुक्मणी बाई भी जो रहते हैं मुख्य रूप से जो शराब दुकानों के बाहर धरना देने के लिए इनका नाम आता है। ठीक है, महिलाओं की रैली निकालने में इनका नाम आता है। ठीक है, मुख्य रूप से जो है खादी वस्त्रों के प्रचार में भी इनका नाम आता है। तो पेपर में सिर्फ इतना क्वेश्चन आता है कि आपको असहयोग आंदोलन के दौरान किन किन महिलाओं ने भाग लिया था। तो अंजुमन बेगम तो हमने नाम पढ़ लिया, बेगम जो थे। अब जो है यहाँ पर भागीरथी बाई और रुक्मणी बाई का नाम भी आप पढ़ लीजिए कि शराब दुकानों के बाहर धरना देने के लिए, ठीक है, और इसके अलावा जो है आपका खादी वस्त्र के प्रचार करने के लिए। और इसमें से प्रमुख रूप से जो भागीरथी बाई थी ये भूमिगत होकर आंदोलन कर रही थी, यानी ये सामने खुद नहीं आती थी अपने, लेकिन आंदोलन का नेतृत्व करती थी ये। ठीक है, खुद ना आकर अपने जो कर्मचारी थे, जो उनके मानने वाले थे अनुयायी, उनको भेजती थी ये। ठीक है, तो यहाँ पर भागीरथी बाई और रुक्मणी बाई असहयोग आंदोलन के समय प्रमुख भूमिका निभाते हैं। अगला जो है इसी और में एक 1 लाइनर टाइप का भी पढ़ लेते हैं
कि बिलासपुर नगर पालिका कर्मचारी जो है असहयोग आंदोलन के दौरान जब खादी वस्तुओं का प्रयोग करने का एक कार्यक्रम रखा जाता है, तो जो बिलासपुर नगर पालिका के जितने भी कर्मचारी रहते हैं वो अपने विदेशी वस्त्रों को त्याग कर अपने काम करने के लिए जो नगर पालिका जाते थे वो जो है मुख्य रूप से खादी वस्त्र पहनकर जाते थे। तो ये था प्रमुख हमारा असहयोग आंदोलन से रिलेटेड वाला पार्ट। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं और इसके आगे का जो भी कार्यक्रम रहे वो पार्ट देखते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और स्वराज पार्टी के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, स्वराज पार्टी जो है उसका इतिहास जो है 1923 के आसपास से चालू होकर 1925 फिर 28 तक जाता है। तो हम क्या करेंगे, जो बीच के पार्ट आ रहे हैं जैसे झंडा सत्याग्रह, काकीनाड़ा अधिवेशन, हिंदू मुस्लिम विवाद, ये सब पार्ट को आज की क्लास में स्किप कर रहे हैं और हम जो स्वराज पार्टी का इतिहास रहा है पूरा एक क्लास में कवर करेंगे, वो जाएगा 1928-29 तक। तो इसलिए हम स्वराज पार्टी के पार्ट को पूरा एक साथ कवर कर रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, तो यहां पर स्वराज पार्टी का गठन क्यों किया गया ये भी जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, कांग्रेस का जो एक असहयोग आंदोलन के समय कार्यक्रम चल रहा था, जिसके तहत जो था विधानमंडल विधानसभा का बहिष्कार करना था, अंग्रेजों को सहयोग नहीं देना था। तो कांग्रेस के कई ऐसे नेता थे जो ये चाहते थे कि वो जो है विधान परिषद यानी विधानसभा में निर्वाचित होकर जाए और जो सरकार कोई भी कानून लाएगा उसका विरोध करे। ठीक है, तो ऐसे नेता जो कांग्रेस से अलग होकर या कांग्रेस में ये मानते थे कि वो जाकर जो है वो सरकार विधानसभा में निर्वाचित होना चाहते हैं और निर्वाचित होकर सरकार की नीतियों का विरोध करना चाहते हैं, ऐसे मेंबर को परिवर्तनवादी मेंबर बोला गया, चेंजिंग मेंबर। और जो मेंबर चाहते थे कि वो महात्मा गांधी द्वारा दिया गया जो निर्देश था जिसके तहत वो काउंसिल में जाकर निर्वाचित नहीं होना चाहते थे और अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना चाहते थे किसी भी तरीके से, उनको बोला गया अपरिवर्तनवादी जो सदस्य। तो जैसे ही गांधी जी क्या करते हैं, असहयोग आंदोलन को वापस लेते हैं, तो उसके बाद जो है बहुत से जो कांग्रेस के सदस्य रहते हैं वो गांधी जी की इस नीति से जो होते हैं नाराज हो जाते हैं और यहाँ पर जो है उनका ये सोचने लगते हैं कि अब वो जो है विधानसभा में जाकर निर्वाचित होंगे और निर्वाचित होकर सरकार की नीतियों का विरोध करेंगे। तो इसी के लिए ऐसे मेंबर जो कि सरकार की नीतियों का विरोध करने के लिए विधानसभा में निर्वाचित होना चाहते थे, उनको बोला गया परिवर्तनवादी मेंबर और वही परिवर्तनवादी मेंबर जो है आगे चलकर स्वराज दल का गठन करते हैं। तो यहाँ पर कांग्रेस का जो होता है गया अधिवेशन होता है 1922 में। कांग्रेस का गया अधिवेशन होता है 1922 में। चितरंजन दास जो रहते हैं जिनका वो जो है इसकी अध्यक्षता करते हैं, जिन्हें देश बंधु भी कहा जाता है। तो देश बंधु चितरंजन दास जो रहते हैं वो इसकी अध्यक्षता करते हैं और इसके महासचिव रहते हैं इस अधिवेशन के मोतीलाल नेहरू। तो वो यहाँ पर एक प्रस्ताव पेश करते हैं कांग्रेस सदस्यों के सामने कि वो जो है विधानसभा में निर्वाचित होना चाहते हैं और जो है विधानसभा में निर्वाचित होकर जो है अंग्रेजों की नीतियों का विरोध करना चाहते हैं। तो क्योंकि इस अधिवेशन में गांधी जी का प्रभाव बहुत ज्यादा रहता है इस समय के आधार पर, तो वो उनका जो प्रस्ताव रहता है वो स्वीकार नहीं होता, जिससे नाराज होकर चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जो है वो अपने पदों से इस्तीफा दे देते हैं और कांग्रेस के अंतर्गत ही एक नया दल बना देते हैं जिसका नाम रहता है स्वराज दल। तो स्वराज दल में कांग्रेस के वो सदस्य शामिल होते हैं जो कि परिवर्तनवादी मेंबर होते हैं और जो चुनाव जीतकर जो है अंग्रेजों की नीतियों का विरोध करना चाहते थे। तो कांग्रेस से अलग नहीं था स्वराज दल, कांग्रेस के अंदर ही एक पार्टी थी स्वराज दल, क्योंकि चितरंजन दास को यह पता था और मोतीलाल नेहरू को कि आगे चलकर कांग्रेस हमको समर्थन देगी ही, वो इसको जानते ही थे। इसी के लिए वो स्वराज पार्टी का गठन कर देते हैं 1 जनवरी 1923 को और आगे चलकर जो है सितंबर 1923 को, क्योंकि स्वराज दल के नेता जो है वो कांग्रेस के नेताओं से भी समय समय पर मिलते रहते हैं, क्योंकि उनको ये पता रहता है कि जैसे कांग्रेस ने जो है बोला है कि चुनाव में हिस्सा नहीं लेना है, तो कांग्रेस के जो असहयोग आंदोलन चलाया था उसमें बहुत से लोग जो थे वो कांग्रेस से प्रभावित, और कांग्रेस अगर बोलेगी कि अगर चुनाव में वोट देने ही नहीं जाना है तो वो स्वराज पार्टी चुनाव भी लड़ लेगी लेकिन वो वोट देने नहीं जाएंगे लोग। तो इसी के लिए स्वराज पार्टी के नेता समय समय पर कांग्रेसी नेताओं से मिलते हैं और दोनों जो है अंत में कांग्रेस जो है वो तैयार हो जाती है और लोगों को ये बोलती है कि अगर आप चुनाव में भाग लेना चाहते हैं तो आप चुनाव में खड़े हो जाइए और जनता को निवेदन करते हैं कि आप जो जाकर वोट भी दीजिए,
किसी को रोक टोक नहीं है, जो मतदान में हिस्सा लेना चाहता है वो मतदान में भी हिस्सा ले सकता है। तो ये सब बातें होती है। सितंबर 1923 कांग्रेस का विशेष अधिवेशन दिल्ली में बुलाते हैं, मौलाना आजाद इसकी अध्यक्षता करता है और यहां तक कांग्रेस जो है स्वराज पार्टी को चुनाव लड़ने की फाइनली परमिशन दे देती है और जनता से निवेदन करती है जो मतदान में हिस्सा लेना चाहते हो मतदान में हिस्सा ले सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर लेकिन एक शर्त रखती है कि जो जो नेता है वो कांग्रेस के नाम पर वोट, मतलब कांग्रेस के चिन्ह पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। स्वराज पार्टी अपने नाम पर चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस के नाम पर चुनाव नहीं लड़ेगी। यानी जैसा आप वोट देने जाते हैं कांग्रेस बीजेपी रहते हैं तो वहां पे कांग्रेस का नाम नहीं होगा, कांग्रेस की जगह स्वराज पार्टी लिखा होगा। तो ये तैयार हो जाते हैं और जनता से निवेदन भी कर देती है कांग्रेस के नेता लोग कि अगर आप मतदान में हिस्सा लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं, कांग्रेस की तरफ से कोई रोक टोक नहीं है। तो इसी के तहत जो है नवंबर 1923 में, ठीक है, क्योंकि चुनाव होने वाले रहते हैं मध्य प्रांत में विधान परिषद, तो इसी अवसर के बीच में जो है मध्य प्रांत में भी जैसे कि 1 जनवरी 1923 स्वराज दल का गठन होता है, चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू करते हैं, तो छत्तीसगढ़ यानी मध्य प्रांत में भी स्वराज दल का गठन होता है। तो मध्य प्रांत में जो स्वराज दल का गठन होता है सेठ गोविंद दास की अध्यक्षता में, तो सेठ गोविंद दास की अध्यक्षता में मध्य प्रांत में स्वराज दल का गठन होता है। नवंबर 1923 में मध्य प्रांत की विधानसभा चुनाव होते हैं। ठीक है, नवंबर 1923 में मध्य प्रांत की विधानसभा चुनाव होते हैं और इस मध्य प्रांत की विधानसभा चुनाव में स्वराज पार्टी एक पार्टी के रूप में लड़ती है वहां पर और टोटल 42 सीटें प्राप्त करती है। यानी स्वराज पार्टी जो है टोटल 42 सीट प्राप्त करती है इस चुनाव में। ठीक है, जिसमें से छत्तीसगढ़ से चुनकर जाते हैं ई राघवेंद्र राव, रविशंकर शुक्ल, घनश्याम सिंह गुप्ता और छेदीलाल। ठीक है, ई राघवेंद्र राव, रविशंकर शुक्ल, घनश्याम सिंह गुप्ता और छेदीलाल ये छत्तीसगढ़ से चुनकर जाते हैं। ठीक है, टोटल 42 लोग निर्वाचित होते हैं जिसमें ये छत्तीसगढ़ से ये 4 लोग चुनकर जाते हैं निर्वाचित होकर। अब देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो मध्य प्रांत की कांग्रेस दल था वो भी 3 भाग में बट गया था। बरार के क्षेत्र को विदर्भ कांग्रेस बोल रहे थे, मध्य प्रांत में जो हिंदी भाषी क्षेत्र थे उसको महाकौशल कांग्रेस बोल रहे थे और जो मराठी भाषी क्षेत्र था उसको नागपुर कांग्रेस बोल रहे थे। वैसे ही स्वराज दल भी जो रहता है वो 3 पार्ट में बटा हुआ रहता है। विदर्भ का क्षेत्र यानी बरार के कांग्रेसी जो स्वराज पार्टी के नेता, नागपुर के स्वराज पार्टी के नेता और महाकौशल के स्वराज पार्टी के नेता। तो ये 2 क्षेत्र था, मुख्य रूप से मराठी भाषी था और ये हिंदी भाषी था। तो ये तीनों क्षेत्र के जो नेता रहते हैं जो स्वराज पार्टी में जीत कर आते हैं मध्य प्रांत से, वो मिलकर अपना संयुक्त नेता घोषित करते हैं डॉक्टर मुंजे को। ठीक है, यानी ये स्वराज पार्टी के जो तीनों क्षेत्र के नेता मिलकर अपना नेता घोषित करते हैं डॉक्टर मुंजे को और सचेतक के रूप में यानी व्हीप के रूप में यहाँ पर ई राघवेंद्र राव को पद दिया जाता है। यानी ये मुख्य सचेतक रहते हैं ई राघवेंद्र राव। क्लियर है। अब यहाँ पर क्या होता है कि इस विधान परिषद का क्योंकि जो हेड रहता है वो होता है गवर्नर, यानी उस समय जो मध्य प्रांत की विधानसभा चल रही थी उसको हेडर जो करता था वो गवर्नर करता था। ठीक है, तो यहां पर जो है विधान परिषद का अध्यक्ष बनाया जाता है गंगाधर माधवराव चिटनिस को। गंगाधर माधवराव चिटनिस जो है वो विधान परिषद यानी विधानसभा के अध्यक्ष बनते हैं, गवर्नर के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। इनका काम रहता है कि जो नए सदस्य चुनकर आए हैं उनको शपथ दिलवाना। तो शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होता है 15 जनवरी 1924 को और इस शपथ ग्रहण कार्यक्रम में जो मुख्य रूप से शपथ दिलवाई जाती है जो भी सदस्य विधान परिषद में चुनकर आए हैं, लेकिन यहाँ पर 2 सदस्य इस दिन मौजूद नहीं हो पाते। तो 16 जनवरी 1924 को वो 2 सदस्य जिनको शपथ दिलाई जाती है घनश्याम सिंह गुप्ता और छेदीलाल, तो जो ठाकुर छेदीलाल और घनश्याम सिंह गुप्ता है वो शपथ ग्रहण 15 जनवरी को उपलब्ध नहीं हो पाते, इसलिए 16 जनवरी को उनको शपथ दिलवाया जाता है। अब यहां पर क्योंकि सबसे बड़े दल के रूप में उभरा है स्वराज पार्टी, तो स्वराज पार्टी के ही जो नेता थे जिनको चुना गया था डॉक्टर मुंजे, उनको गवर्नर जो रहते हैं वो सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं। लेकिन स्वराज पार्टी का जो मेन उद्देश्य रहता है कि वो जो है मंत्रिमंडल पद स्वीकार नहीं करेंगे, वो केवल सरकार की नीतियों का विरोध करेंगे। इसी के लिए जब यहाँ पर जो मध्य प्रांत के गवर्नर फ्रैंक स्लैम रहते हैं, फ्रैंक स्लाम भी बोलते हैं उनको, फ्रैंक स्लैम जो रहते हैं वो क्या करते हैं डॉक्टर मुंजे को बुलाते हैं क्योंकि आज कांग्रेस स्वराज पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर के आई थी, तो आप अपना मंत्रिमंडल बनाइए और या सरकार बनाइए। इसके लिए डॉक्टर मुंजे को बुलाया जाता है, लेकिन स्वराज पार्टी की नीतियों के तहत डॉक्टर मुंजे जो है इस सुझाव को या जो प्रस्ताव को अस्वीकार कर देते हैं। तब जो रहते हैं जो बाकी बचे हुए दल रहते हैं जो चुनाव लड़े रहते हैं उसमें से जो है डॉक्टर जो फ्रैंक स्लैम रहते हैं वो शंकर राव चिटनवीस
और सैयद हिफाजत अली, जो कि मुस्लिम लीग से ये सैयद हिफाजत अली चुनकर जाते हैं, और जो अन्य दल रहते हैं उसमें से शंकर चिटनवीस नाम का व्यक्ति भी चुनकर जाता है। तो इन दोनों को जो है मध्य प्रांत के गवर्नर बुलाते हैं अपने पास और बोलते हैं कि आप मिलकर सरकार का गठन कर लो, क्योंकि डॉक्टर मुंजे सरकार का गठन नहीं कर रहे, तो आप दोनों मिलकर सरकार का गठन कर लो। तो इस समय क्योंकि भारत में द्वैत शासन चल रहा था, तो मध्य प्रांत में भी द्वैत शासन चल रहा था, जिसके अंतर्गत जो है दो तरीके के विषय आते थे, आरक्षित विषय और एक होता था हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय वो होते थे जिस पर निर्णय लेने का अधिकार गवर्नर का होता था, और हस्तांतरित विषय वो होते थे जिस पर निर्णय लेने का अधिकार विधानमंडल के पास होता था। तो यहाँ पर जो है दो ही विषय मुख्य रूप से ऐसे थे, जैसे शिक्षा का विषय और स्थानीय स्वशासन का विषय, ये दो विषय ऐसे थे जो कि हस्तांतरित विषय के अंतर्गत आ रहे थे। तो ऐसी स्थिति में जो शंकर और चिटनवीस को जो है शिक्षा मंत्री बनाया जाता है डॉक्टर फ्रैंक स्लैम के तरफ से, और सैयद हिफाजत अली जो रहते हैं वो स्थानीय स्वशासन मंत्री यहाँ पर बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है तुरंत जैसे ही इनको मंत्री पद सौंप दिया जाता है, तो यहाँ पर जो ई राघवेंद्र राव रहते हैं वो यहाँ पर, क्योंकि अब मंत्रिमंडल की बैठक हो रही है, विधानसभा में चालू हो रही है बैठक, तो विधानसभा में शंकर और चिटनवीस जो रहते हैं वो 16 जनवरी 1924 को एक विधेयक प्रस्तुत करते हैं जिसका नाम रहता है मध्य प्रांत माध्यमिक शिक्षा विधेयक। क्योंकि वो शिक्षा मंत्री रहते हैं इसलिए वो ये विधेयक पेश करते हैं, मध्य प्रांत माध्यमिक शिक्षा विधेयक। तो जैसे ही ये मध्य प्रांत माध्यमिक शिक्षा विधेयक प्रस्तुत करते हैं तो ई राघवेंद्र राव वहां पर खड़े होते हैं और ये बोलते हैं कि ये तो अभी मंत्री का पद इनको मिला है, लेकिन इन्होंने अभी तक विश्वास मत हासिल नहीं किया है। पहले आप वोटिंग कराइए कि किस हक से ये अपना विधेयक प्रस्तुत करे, अभी तो ये अपना विश्वास मत ही हासिल नहीं किए। तो अगर वो विश्वास मत हासिल नहीं किए तो उनको कोई अधिकार नहीं है कि वो ये विधेयकों को प्रस्तुत करे। ठीक है, तो यहां पर जो है मध्य प्रांत के जो समय विधान परिषद के अध्यक्ष रहते हैं जिनका नाम रहता है गंगाधर माधवराव चिटनीस, तो ये बोलते हैं कि अगर उनको विश्वास मत हासिल नहीं है, आप लोग को विश्वास मत हासिल है, तो वो जो विधेयक प्रस्तुत कर रहे हैं आप उसको वोटिंग के आधार पर खारिज करवा दीजिए। ठीक है, तो यहां पर वोटिंग होती है मध्य प्रांत माध्यमिक शिक्षा विधेयक पर, और ये मध्य प्रांत माध्यमिक शिक्षा विधेयक जो रहता है वो 44 मतों से, 24 के विरुद्ध 44 मतों से पारित हो जाता है। यानी पारित हो जाता है मतलब रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि ई राघवेंद्र राव ने अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, तो ये 24 के विरुद्ध 44 मतों से पारित हो जाते हैं। यानी ई राघवेंद्र राव के पक्ष में 44 वोट जाते हैं कि इस विधेयक के विरुद्ध में आप बोल सकते हैं, और 24 लोग इस विधेयक के पक्ष में वोट देते हैं। तो यहां पर 24 के विरुद्ध 44 मतों से प्राप्त हो जाता है। जो स्वराज पार्टी के अलावा भी 2 लोग इसमें और सपोर्ट करते हैं इस विधेयक को खारिज करवाने में। ठीक है, तो यहां पर टोटल 42 सीट थी, लेकिन ये 44 मतों से पारित हो रहा है। कई कई बुक में 24 के विरुद्ध 40 मतों से लिख देता है, तो वो गलत है, 24 के विरुद्ध 44 मतों से प्राप्त होता है। ठीक है, इसके अलावा जो है उसी समय जब ये विधेयक निरस्त हो जाता है तो उसके बाद जो है मध्य प्रांत पशु प्रवेश विधेयक, मध्य प्रांत पशु प्रवेश विधेयक प्रस्तुत करते हैं सैयद हिफाजत अली जो स्थानीय स्वशासन मंत्री रहते हैं। तो इनके द्वारा जब ये विधेयक प्रस्तुत की जाता है तो सेम बातें फिर उठती है कि वो अभी उनको विश्वास मत हासिल नहीं है, फिर इनके इस विधेयक के विरुद्ध भी वोटिंग होती है और ये विधेयक भी खारिज हो जाता है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर प्रतिनिधित्व आ जाता है, मतलब ये जो है इस मंत्रिमंडल को जो ये बना है कोई भी विश्वास मत हासिल नहीं हो पाता। तो ये मंत्रिमंडल इस्तीफा देता है, लेकिन जो है फिर गवर्नर के समझाने में थोड़े दिन तक पद को ग्रहण किए रहते हैं। क्लियर है। इसके बाद क्या होता है यहाँ पर 15 फरवरी 1925, 15 फरवरी 1925 को एक साल गुजर जाता है, लेकिन कोई भी अभी ऐसे सरकार नहीं बन रही है, वो उस समय 1 साल का समय बीच में गुजर जाता है। 15 फरवरी 1925 को स्वराज दल का दिल्ली अधिवेशन होता है। ठीक है, यानी जो स्वराज दल बना हुआ है, अखिल भारतीय स्वराज दल बना हुआ है पूरे भारत में, तो उसका दिल्ली अधिवेशन होता है। यहां पर यह अधिवेशन इसलिए बुलाया जाता है चर्चा करने के लिए कि कई नेता जो ऐसे थे वो बोल रहे थे कि हम जो है सरकार का समर्थन कर देते हैं। ठीक है, जो विधेयक है उसमें सरकार का समर्थन कर देते हैं। तो ये अधिवेशन इसलिए बुलाया जाता है कि यहां पर इस बात पर चर्चा हो सके कि जो स्वराज पार्टी का उद्देश्य था कि सरकार को समर्थन नहीं देना, तो यहां पर क्या हम किसी विषय पर सरकार का समर्थन दे सकते हैं या जो मंत्रिमंडल बन रहा है उसको समर्थन दे सकते हैं। तो मंत्रिमंडल को सहयोग देना है या नहीं, इस विषय पर चर्चा करने के लिए 15 फरवरी 1925 को स्वराज दल का दिल्ली अधिवेशन होता है। तो यहां पर एक समिति उप समिति बनाई जाती है कि वो जो है इस पर मुख्य रूप से चर्चा करेगी और अपना निर्णय देगी, सुझाव देगी कि
कि हमको जो है इस मंत्रिमंडल को समर्थन देना है कि नहीं। तो यहाँ पर जो है उप समिति बनाते हैं, चितरंजन दास उसमें रहते हैं, बैरिस्टर अभ्यंकर रहते हैं, घनश्याम सिंह गुप्त रहते हैं और डॉक्टर खरे रहते हैं। तो चितरंजन दास, बैरिस्टर अभ्यंकर, घनश्याम सिंह गुप्त और डॉक्टर खरे, ये जो रहते हैं इस समिति में रहते हैं और ये समिति अपनी रिपोर्ट सौंपती है मार्च 1925 को। तो मार्च 1925 को ये जब समिति रिपोर्ट सौंपती है तो उसमें ये समिति का निर्णय रहता है कि स्वराज पार्टी बनी ही इसी के लिए है कि हमको अंग्रेजों का या ब्रिटिश सरकार को समर्थन नहीं देना है, उनकी नीतियों को समर्थन नहीं देना है, तो हम जो है अभी भी अंग्रेजों को या मंत्रिमंडल को समर्थन नहीं देंगे। हमारा उद्देश्य जो स्वराज पार्टी बनाने का, हम उसी उद्देश्य से काम करते रहेंगे। तो यहां पर वो रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, फिर यहां पर क्या होता है, 3 अक्टूबर 1925 जो गवर्नर की कार्यकारिणी रहती है, गवर्नर की कार्यकारिणी जो रहती है, मतलब अब जो है मध्य प्रांत के गवर्नर जैसे पहले स्लैम थे वो चेंज हो जाता है और गवर्नर बनते हैं बटलर। तो जो मध्य प्रांत के गवर्नर बटलर रहते हैं उनकी कार्यकारिणी में एक सदस्य रहता है जिसका नाम रहता है एम आर जोशी। एम आर जोशी जो गवर्नर की कार्यकारिणी में एक सदस्य शामिल किया जाता है, ये सदस्य सेवानिवृत्त हो जाता है, रिटायर्ड हो जाता है। तो इसके जगह जो है बटलर जो रहते हैं वो स्वराज पार्टियों को जो है के सदस्यों को बोलते हैं कि ऑफर देते हैं कि आप जो है हमारे गवर्नर की कार्यकारिणी में कोई एक सदस्य आ सकता है इनकी जगह। तो यहां पर जो है एस बी तांबे जो रहते हैं वो एक्चुअल में रहते हैं विदर्भ के आसपास के क्षेत्र के स्वराज पार्टी के नेता। ये एस बी तांबे जो है ये शामिल हो जाते हैं गवर्नर की कार्यकारिणी में, क्योंकि स्वराज पार्टी का तो पहले ही विरोध था कि हमको सरकार के शामिल नहीं होने सरकार में, लेकिन एस बी तांबे जो है सरकार में शामिल हो जाते हैं। तो यहां पर स्वराज पार्टी में फूट पड़ना चालू हो जाती है क्योंकि स्वराज पार्टी की नीतियों के विरुद्ध चल जाते हैं। तो जो विदर्भ के जो लोग रहते हैं जहां से एस बी तांबे आ रहे हैं, जो मुख्य रूप से मराठी भाषी लोग रहते हैं विदर्भ और नागपुर के आसपास के, वो समर्थन देने लग जाते हैं एस बी तांबे को, जबकि जो हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग रहते हैं वो समर्थन में नहीं रहते एस बी तांबे के। तो यहां पर स्वराज पार्टी में फूट पड़ने के संबंधित मुद्दे उड़ जाते हैं। तो यहां पर 26 अक्टूबर 1925 को बरार कार्यकारिणी जो है ये डिसाइड कर लेती है कि हमको सरकार को समर्थन देना है और स्वराज पार्टी के विरुद्ध जाना है। तो यहां पर जो है एस बी तांबे को ये पूरा तरीके से समर्थन दे देते हैं। तो यहां पर नवंबर 1925 में जब ये देखा जाता है कि स्वराज पार्टी में फूट पड़ रही है, तो ऐसी स्थिति में जो है नवंबर 1925 में फिर से अखिल भारतीय स्वराज दल की सम्मेलन होता है। जैसे यहां पर हो रहा था, तो नवंबर 1925 में फिर सम्मेलन होता है। यह सम्मेलन नागपुर में होता है। तो इस सम्मेलन में जो मोतीलाल नेहरू ये डिसाइड कर लिए रहते हैं कि जो सरकार के पक्ष में जा रहे हैं जो भी लोग, उनको हम स्वराज पार्टी से निकाल देंगे। ठीक है, ये वो डिसाइड कर लेते हैं यहां पर। और वो ये भी डिसाइड कर लेते हैं कि अब जो हम स्वराज दल बनाया था, अब उसका विलय फिर से जो है कांग्रेस पार्टी में कर देंगे, यानी स्वराज दल का फिर से विलय कर दिया जाएगा कांग्रेस पार्टी में। अब वो ऐसा विचार बना लेते हैं। तो जनवरी 1926 में क्या करते हैं, जो बरार के नेता रहते हैं, जो यहां पर मुख्य रूप से तांबे के सपोर्ट में रहते हैं, वो बरार के नेता सरकार से अपना मुख्य रूप से जो विधायक का पद वो लेकर आए थे उससे इस्तीफा दे देते हैं और वहां पर फिर से उपचुनाव होता है। वो जहां से जीत कर आए थे, जैसे अभी भी होता है कि अगर कोई विधायक भी इस्तीफा दे देता था या उसकी मृत्यु हो जाती तो उपचुनाव होते हैं। तो इन लोग खुद इस्तीफा दे देते हैं और वहां पे उपचुनाव होता है और ये फिर वापस जीत कर आ जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप बोल लीजिए कि स्वराज दल जो है वो बढ़ चुका था। अब यहां पर जो होता है 14 से 15 फरवरी 1926 में जो बरार के नेता और कुछ नागपुर के जो नेता रहते हैं, जो सरकार में शामिल होकर सरकार का सपोर्ट करना चाहते हैं, अब वो क्या करते हैं, उनकी मीटिंग होती है अकोला में। और ये जितने भी जो दल रहते हैं जैसे कि विदर्भ और नागपुर के मराठी भाषी क्षेत्र के नेता, वो अपना मिलकर एक नया दल का निर्माण कर देते हैं स्वराज पार्टी से अलग होकर। वो दल का नाम रहता है प्रत्याकांक्षी सहयोगी दल। प्रत्याकांक्षी सहयोगी दल का मतलब है कि वो ब्रिटिश सरकार को सहयोग करेंगे, मंत्रिमंडल को सहयोग करेंगे। तो ये प्रत्याकांक्षी सहयोगी दल के जो प्रमुख रहते हैं वो रहते हैं दादा साहब खापर्डे, डॉक्टर मुंजे और केलकर। ठीक है, और जो तांबे आंबे जो हमने पढ़ा वो भी इसी में शामिल हो जाते हैं। तो नया दल बन जाता है प्रत्याकांक्षी सहयोगी दल। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है, ये तो एक दल बन गया जो कि पूर्ण रूप से सरकार के समर्थन में जाने वाला था, यानी ये मंत्रिमंडल में स्थान पाने के अपने आप को, ये चुनाव ही इसी के लिए लड़े कि वो मंत्रिमंडल में अब अपना स्थान बनाएंगे।
पूर्ण रूप से सरकार की नीतियों के समर्थन में रहेंगे। ठीक है, अब यहां पर कांग्रेस की बात आई तो कांग्रेस भी इस समय तक चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो चुकी थी। यानी जो अभी तक गांधी जी की नीति के तहत आ रहा था कि चुनाव नहीं लड़ेंगे, अभी तक कांग्रेस भी जो चुनाव नहीं लड़ी थी, अब डिसाइड हो गया था कि कांग्रेस भी चुनाव लड़ेगी। अब यहां पर जब ये डिसाइड होता है कांग्रेस भी चुनाव लड़ेगी, तो कांग्रेस का ये रहता है कि वो सरकार में शामिल ही नहीं होंगे, पूर्ण रूप से सरकार का विरोध करेंगे, जैसे तक अभी तक जो नीतियां चल रही थी। ठीक है, तो यहां पर जो छत्तीसगढ़ के जो कुछ नेता रहते हैं, जैसे पंडित रविशंकर शुक्ल, ई राघवेंद्र राव, छेदी लाल, ये सब जो छत्तीसगढ़ के नेता है, उनमें से जो छत्तीसगढ़ के नेता रहते हैं उनका मन ये रहता है कि हम जो है ना तो पूर्ण रूप से सरकार को समर्थन करें, जैसे कि जो प्रत्याकांक्षी सहयोगी दल कर रहा है, और ना ही हम पूर्ण रूप से सरकार का विरोध करें जैसे कांग्रेस कर रही है। हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि सरकार की कौन सी नीति अच्छी है, हम उसका समर्थन करेंगे, और जो सी नीति बुरी है उसका विरोध करेंगे। क्योंकि कांग्रेस तो पहले ही घोषित कर चुकी थी हम पूर्ण रूप से जो है सरकार का विरोध करेंगे, प्रत्याकांक्षी सहयोगी दल पहले ही घोषणा कर दिया था हम पूर्ण रूप से सरकार का समर्थन करेंगे। तो इसी के लिए कांग्रेस के भीतर ही छत्तीसगढ़ में एक नया दल बन जाता है जिसको बोलते हैं स्वतंत्र कांग्रेस दल। तो स्वतंत्र कांग्रेस दल का यह उद्देश्य रहता है कि वो जो है सरकार की अच्छी नीतियों का समर्थन करेगा और बुरी नीतियों का विरोध करेगा। तो यहां पर स्वतंत्र कांग्रेस दल का गठन होता है 1926 में, और यहां पर जो है इस स्वतंत्र कांग्रेस दल के जो प्रमुख नेता रहते हैं, ई राघवेंद्र राव हेड रहते हैं, और रविशंकर शुक्ल और छेदी लाल इसके अन्य नेता रहते हैं जो कि स्वतंत्र कांग्रेस दल के हैं। अब 1926 में मध्य प्रांत की विधानसभा में चुनाव होता है, और जिसके तहत कांग्रेस को मिलते हैं 15 सीटें, प्रत्याकांक्षी सहयोगी दल को मिलती है 11 सीटें, स्वतंत्र कांग्रेस दल को मिलती है 7 सीटें, और स्वतंत्र दल एक अलग और दल है, स्वतंत्र कांग्रेस दल से अलग स्वतंत्र दल 9 सीटें। इसके अलावा मुस्लिम लीग भी रहती है और भी दल रहते हैं। तो हमने कुछ प्रमुख दल का नाम लिखा है, नोट्स में आपका और भी लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा। तो कांग्रेस को 15 सीटें मिलती है मध्य प्रांत की, प्रत्याकांक्षी सहयोगी दल को 11 सीटें मिलती है, स्वतंत्र कांग्रेस दल को 7 सीटें मिलती है, स्वतंत्र दल को 9 सीटें मिलती है। ऐसे ही मुस्लिम लीग और भी अन्य लीग रहते हैं दल, उनको मिलाकर ऐसा चुनाव हो जाता है। तो पूर्ण बहुमत तो किसी को नहीं मिला है। तो यहां पर सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस। तो जो गवर्नर रहते हैं बटलर, वो कांग्रेस को बुलाते हैं कि आप जो है मंत्रिमंडल का गठन करें, सरकार बनाएं। कांग्रेस तो पहले ही विरोध में रहती, क्योंकि चुनाव में जीत कर ही उसलिए आए रहती कि उसको सरकार का विरोध करना है। तो कांग्रेस के लोग जो है वो मना कर देते हैं कि हम सरकार नहीं बनाएंगे। तो दूसरा सबसे बड़ा दल रहता है प्रत्याकांक्षी सहयोगी दल, उसके पास केवल 11 सीटें रहती हैं। तो वो भी अकेले सरकार बनाने के उसमें सरकार तो अकेले बना नहीं सकते वो, तो इसी के लिए उनको अन्य दलों की भी जरूरत पड़ेगी गठबंधन बनाने के लिए, ताकि वो सरकार चला सके। तो यहाँ पर प्रत्याकांक्षी सहयोगी दल के जो नेता रहते हैं डॉक्टर मुंजे, वो आते हैं स्वतंत्र कांग्रेस दल के नेता ई राघवेंद्र राव के पास कि आप जो है हमसे गठबंधन कर लीजिए, हम गठबंधन में सरकार बनाएंगे। तो डॉक्टर मुंजे के प्रयासों से जो होता है प्रत्याकांक्षी सहयोगी दल और स्वतंत्र कांग्रेस दल का जो है 19 दिसंबर 1926 को प्रत्याकांक्षी सहयोगी दल और स्वतंत्र कांग्रेस दल का एक गठबंधन बन जाता है, जिसका नाम रहता है संयुक्त राष्ट्रीय दल। तो संयुक्त राष्ट्रीय दल क्या है? प्रत्याकांक्षी सहयोगी दल और स्वतंत्र कांग्रेस दल का गठबंधन। ठीक है, लेकिन अभी भी इनके पास केवल 18 सीट हो रही है, तो इनको और लोगों की आवश्यकता है सरकार बनाने के लिए। तो ई राघवेंद्र राव प्रयास करते हैं कि जो बाकी जो लीग बचे, जैसे स्वतंत्र दल बचा है, मुस्लिम लीग बचा है, अब्राह्मण दल बचा है, तो वो सबको भी हम इकट्ठा कर लेते हैं और हम सब मिलकर एक लीग, एक गठबंधन बना लेते हैं। तो ई राघवेंद्र राव के प्रयासों से प्रत्याकांक्षी सहयोगी दल और स्वतंत्र कांग्रेस दल का पहली गठबंधन हुआ रहता है, संयुक्त राष्ट्रीय दल बन जाता है। और संयुक्त राष्ट्रीय दल और बाकी जितने बचे हुए दल है कांग्रेस को छोड़कर, उनका एक गठबंधन तैयार हो जाता है 9 जनवरी 1927 को, जिसको बोलते हैं वृहद राष्ट्रीय दल। तो वृहद राष्ट्रीय दल जो रहता है वो कांग्रेस को छोड़ के अन्य जितने दल रहते हैं उनका एक गठबंधन रहता है। तो अब इनके पास पर्याप्त बहुमत हो जाता है सरकार बनाने के लिए। तो वृहद राष्ट्रीय दल का नेता घोषित किया जाता है ई राघवेंद्र राव को। तो ई राघवेंद्र राव के नेतृत्व में सरकार का गठन हो जाता है 9 जनवरी 1927 को। तो जैसे कि मैंने बताया, द्वैत शासन के तहत जो है हस्तांतरित विषय जो होते हैं उसके तहत ई राघवेंद्र राव बनते हैं शिक्षा मंत्री, और जो रामाराव देशमुख बनते हैं स्थानीय शासन मंत्री। ठीक है, 2 मंत्री पिछले बार भी बने थे, यहां भी 2 मंत्री बनते हैं। शिक्षा मंत्री ई राघवेंद्र राव, क्योंकि वृहद राष्ट्रीय दल शिक्षा अपना नेता ई राघवेंद्र राव को चुनता है, तो शिक्षा मंत्री वो बनते हैं, और रामाराव देशमुख बनते हैं स्थानीय शासन मंत्री। अब ये जो है सरकार तो अब ये चलने लगती है, तो उतने में साइमन कमीशन भारत आ जाता है,
और साइमन कमीशन में जो है कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं होता, इसलिए पूरे देश में साइमन कमीशन का विरोध होता है। तो जो यहाँ पर मुख्य रूप से ई राघवेंद्र राव का दल रहता है, स्वतंत्र कांग्रेस दल, तो वो यहाँ पर उसकी नीति रहती है, क्योंकि साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं है, तो स्वतंत्र कांग्रेस दल उसका विरोध करता है साइमन कमीशन का। लेकिन प्रत्याकांक्षी सहयोगी दल जो रहता है वो साइमन कमीशन के समर्थन में रहता है, क्योंकि वो बोलता है कि हमको इससे भारत में एक नया संविधान मिलेगा, इसलिए प्रत्याकांक्षी सहयोगी दल कांग्रेस के साइमन कमीशन के पक्ष में रहता है, जबकि जो स्वतंत्र कांग्रेस दल है वो साइमन कमीशन के विरोध में रहता है। तो यहां पर फिर से जो इनका वृहद राष्ट्रीय दल बनता है उसमें फूट पड़ जाती है, और यहां पर ई राघवेंद्र राव जो रहते हैं 19 अगस्त 1928 को अपने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे देते हैं, और आप इस तरीके से विधान परिषद जो है वो भंग होने की कगार में आ जाता है। यानी साइमन कमीशन के विरोध में जो है ई राघवेंद्र राव इस्तीफा दे देते हैं मंत्रिमंडल से। क्लियर है। अब यहां पर फिर जो गवर्नर रहते हैं बटलर, वो किसी तरीके से समझा बुझा के ई राघवेंद्र राव को वापस मंत्रिमंडल के पद में लाते हैं, जिससे प्रत्याकांक्षी सहयोगी दल जो रहता है वो गवर्नर से नाराज हो जाता है, और प्रत्याकांक्षी सहयोगी दल जो पहले समर्थन देता रहता था मुख्य रूप से गवर्नर को, गवर्नर के विरुद्ध होकर वो कांग्रेस के समर्थक बन जाते हैं और सरकार की नीतियों का विरोध करने लगते हैं। मुस्लिम लीग भी अब कांग्रेस के समर्थन में आ जाती है और सरकार की नीतियों का विरोध करने लगती है। तो इस ई राघवेंद्र राव दोबारा फिर इस्तीफा दे देते हैं सरकार से, और इस तरीके से जो विधान परिषद रहता है मध्य प्रांत का वो भंग हो जाता है। क्लियर है। तो 1928 और 29 में 2 बार यह भंग होता है, और दोनों बार ई राघवेंद्र राव मंत्रिमंडल के प्रमुख रहते हैं। दोनों बार वो अपना इस्तीफा देते हैं, एक बार 1928 में, एक बार 1929 में। 1928 में साइमन कमीशन के विरोध में देते हैं, 1929 में उनका अल्प मत में आ जाती है उनकी सरकार, इसी के लिए वो इस्तीफा दे देते हैं। तो ये था हमारा पूरा जो स्वतंत्र सहयोगी कांग्रेस दल था ई राघवेंद्र राव का। अब वो आगे चलकर वापस ई राघवेंद्र राव, बैरिस्टर छेदीलाल और रविशंकर शुक्ल वापस कांग्रेस में ही शामिल हो जाते हैं, और कांग्रेस के अंतर्गत ही वो अपनी राजनीति आगे बढ़ाते हैं। तो ये था हमारा पाठ स्वराज दल वाला। तो कुछ ये इसमें हमने जितना भी पढ़ा है आपको नया ही जानकारी होगा, बहुत कम चीज की जानकारी आपको इसमें से पहले रही होगी, इसी के लिए मैंने एक वीडियो में कवर करने का प्रयास किया है। तो फिलहाल आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ।